नमस्कार साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप लोगों का। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो ये शॉर्ट जो प्रैक्टिस कराई जा रही है आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगी। सो साथियों, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल जी ने काव्य वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है, जो उनके इतिहास ग्रंथ हैं। तो किसके किसके इतिहास ग्रंथों को काव्यवृत्त संज्ञा की जो संज्ञा है उन्होंने प्रदान की है। यहाँ पे हो जाएगा कि शिव सिंह सेंगर हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, मिश्र बंधुओं का है, या फिर ये तीनों का। यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि मतलब इनकी तीनों की रचनाओं को यहाँ पे काव्यवृत्त संग्रह इन्होंने कहा है आचार्य शुक्ल जी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लेखक कौन हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि उदय नारायण तिवारी हैं, कि नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर डॉक्टर श्याम राम स्वरूप चतुर्वेदी, या फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो यहाँ पे जो हिंदी भाषा का उद्भव विकास है ये उदय नारायण तिवारी जी का हो जाएगा। यहाँ पे भी ऊ है और यहाँ पे इसको रिलेट करेंगे तो यहाँ से ये कभी भी भूलेगा नहीं। अगला यहाँ पे है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास का प्रकाशन वर्ष कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1930 है। यहाँ पे 1930 हो जाता है कि 1931 या फिर 32 या फिर 36। तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जो है इसका प्रकाशन यदि देखा जाता है तो ये कब हो जाता है, तो ये 1900 यहाँ पे 30 में इसका जो है प्रकाशन हुआ था। अगला यहाँ पे प्रश्न है और देखा जाता है कि ये किसने इसको लिखा है। तो ये सूर्यकांत शास्त्री जी का ये यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहासकार के रचनाकार कौन है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार हो जाते हैं यहाँ पे कृष्णा शंकर शुक्ल हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या फिर सुमन राजे, या फिर डॉक्टर बच्चन। तो यहाँ पे ये रचना जो है ये कृष्णा शंकर शुक्ल की हो जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ब्रजरत्न दास की रचना है। यहाँ पे हो जाता है कि खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941, आधुनिक हिंदी साहित्य 1941, या फिर ब्रजमाधुरी सार 1923, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाता है। यहाँ पे खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ये यहाँ पे हो जाता है। ब्रजरत्न दास जी की रचना के रूप में इसको हम जानते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि महिला जो इतिहासकार हैं सुमन राजे की रचना का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे हो जाएगा कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, कि हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, या फिर ब्रजमाधुरी सार। तो यहाँ पे जो है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास यहाँ पे सुमन राजे जी की रचना हो जाती है, जबकि हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013 में किसने लिखा था। तो ये हो जाता है नीरजा माधव का हो जाता है। किसका हो जाता है, ये नीरजा माधव का हो जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बच्चन सिंह का हो जाता है, जबकि ब्रजमाधुरी सार यहाँ पे हो जाएगा किसका, तो ये वियोगी हरि की रचना यहाँ पे मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1923 में हुआ। अगला है कि ग्रियर्सन ने चारण काल में कितने कवियों का वर्णन किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 9 कवियों का, कि 10 या फिर 4 या फिर 11। तो उन्होंने 9 कवियों का यहाँ पे वर्णन किया है। अगला है कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया। हो जाएगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने, कि आचार्य शुक्ल ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। आदिकाल को चारण काल की दृष्टि से ये देखा जाता है कि किसने क्या यहाँ पे कहा है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने यहाँ पे चारण काल इसको कहा है। बीज वपन काल किसने कहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल यहाँ पे राहुल शंकर त्यायन जी ने कहा है। तो इस प्रकार से इनके जितने भी नामकरण है उसको याद करना है। प्रारंभिक काल किसने कहा है, यहाँ पे हो जाएगा। तो प्रारंभिक काल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने कहा है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि मिश्र बंधुओं ने, कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या राम कुमार वर्मा, या फिर सुमन राजे। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि यहाँ पे मिश्र बंधुओं ने कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने सिद्ध सामंत काल कहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे सही है। अगला है कि ग्रियर्सन ने रीत काल को क्या कहा है। हो जाएगा
रीत काव्य कहाँ है, यहाँ पे रीत काव्य कहाँ है, अलंकृत काल कहाँ है, रीत काल या फिर श्रृंगार काल। तो ग्रियर्सन ने इसको क्या कहा है, इन्होंने इसको रीत काव्य कहा है। रीत काल तो शुक्ल जी ने कहा है। तो अलंकृत काल देखा जाए तो मिश्र बंधु ने कहा है, और उसके बाद श्रृंगार काल जो है वो यहाँ पे हो जाएगा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अपभ्रंश नामकरण सबसे पहले कहाँ से मिलता है, तो हो जाएगा कि यहाँ पे विद्यापति के पदावली से, गीत गोविंद में, या फिर वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में, शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथों में। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है ये यहाँ पे सी हो जाएगा सही, के जो है वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न है कि जहि मन पवन न संचरी रवि शशि नाही प्रवेश तहि व्रत चित्त विराम विषाम कहु करु सरव कहो उबेश। रचना पंक्ति के यहाँ पे लेखक पूछा जा रहा है कौन है, हो जाएगा सरहपा है, लुइपा है, बिरूपा है या फिर कढ़पा है। यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है कि ये यहाँ पे सरहपा की पंक्ति यहाँ पे हो जाएगी। अगला है कि कावा तरुअर पंच बिडाला पंक्ति किसकी है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि लुइपा की है, कि बिरूपा की है, या फिर हेमचंद या फिर सरपा की, किसकी पंक्ति ये यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे लुइपा की पंक्ति ये यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि मनहु कला ससभान कला 1600 बनई, ये पंक्ति किसकी है, तो हो जाएगा यहाँ पे कि विद्यापति की है, पृथ्वीराज रासो की, हेमचंद या फिर कड़वा, तो विद्यापति की ये यहाँ पे हो जाती है। अगला प्रश्न है कि सरस बसंत समय भली फाविल पंक्ति किसकी है, हो जाएगा यहाँ पे विद्यापति की है, अमीर खुसरो की, जगनी की या फिर गोरखनाथ की, किसकी पंक्ति ये यहाँ पे हो जाती है, तो ये यहाँ पे विद्यापति की पंक्ति यहाँ पे हो जाती है। अगला है कि पुरानी अपभ्रंश और बोलचाल की देसी भाषा का प्रयोग किया गया है किसके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा, हेमचंद के द्वारा, विद्यापति के द्वारा या फिर सरहपा के द्वारा। तो विद्यापति के द्वारा पुरानी अपभ्रंश और बोलचाल की देसी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। महासुखवाद का प्रवर्तन किस शाखा में हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा ब्रजयान शाखा में, वायुयान शाखा में, हीनयान शाखा में सुखवाद, यहाँ पे ब्रजयान शाखा, ए आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है कि नाथों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगी, नाथों की संख्या यहाँ पे 9 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 3 हो जाएगी या फिर 7, यहाँ पे 9 हो जाती है नाथों की संख्या। अगला है 84 सिद्धों में कितनी महिलाएं थीं, तो यहाँ हो जाएगा 4 है, 8 है या फिर 2 है या फिर 5, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि उसमें 4 महिलाओं का यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। उनका नाम हम यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे जैसे मणिभद्रा हैं, मेखलपा हैं, और उसके बाद में ककलपा हैं, उसके बाद में लक्ष्मी करा हैं। ये नाम इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि एग्ज़ाम में पिछली बार तो इसमें से पूछा गया था कि इसमें से कौन जो है एक स्त्री है, तो ऐसे करके मतलब 4 स्त्री पात्र हैं, उसमें उनको याद कर लेना है 84 सिद्धों में। तो ये हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न बन जाए अब की बार भी। तो साथियों, ये जो प्रैक्टिस छोटी सी कराई जा रही है, हो सकता है आप लोगों को इससे मदद मिल रही हो, और ये अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मतलब किस जो टॉपिक से प्रश्न जो है बनाना आप लोगों के लिए ज़्यादा उचित रहेगा, तो मैं उससे थोड़ा सा प्रयास करने का प्रयास करूँगी। साथियों, इस जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने साथियों में, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।